हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के एसएसटी की ज्योग्राफी पार्ट में झील के विषय में। तो इससे पहले आप लोगों को हमने नदियों के विषय में बताया और नदियों के अंतर्गत ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आपको हमने प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय की नदियों के विषय में बताया और नदियों के कार्य के विषय में आप लोगों को हमने बताया। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में लेक्स के विषय में, यानी झील किसे कहते हैं। तो जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि पृथ्वी की सतह पर कोई वह स्थान जहाँ गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में जल इकट्ठा हो जाता है, तो इससे एक नेचुरल आकृति बनती है जिसे लेक्स कहते हैं, झील कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जम जाता है उसे झील कहते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं कि जमने का मतलब वो इकट्ठा हो जाता है तो उसे झील कहते हैं। अब झील देख लीजिए, वैसे भी नेचुरल रूप से बहुत ही अट्रैक्शन वाले होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं ये झील अपनी तरफ। यानी पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे इस टॉपिक पर कि झीलों के साथ हमारा संबंध कैसा है या किस तरह का होता है, यानी इम्पोर्टेंस क्या होता है झीलों का। तो सबसे पहले देखेंगे कि झीलों से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज़ ये है, यानी पर्यटन का मतलब जैसे आप लोग लेक्स के विषय में जब कश्मीर घूमने जाते हैं या नैनीताल जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे लेक्स मिल जाएंगे, झील मिल जाएंगे जो बहुत ही आकर्षित हैं और टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र होते हैं ये। दूसरी चीज़ ये है, बहुत झीलों में बहुत सारे जलीय जीव पाए जाते हैं, विशेष तौर पर मछलियाँ जो भोजन का काम करती हैं हमारे लिए। इसके अलावा झीलें नदियों के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। जैसे जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियों को जल झीलों से मिलता है, आपको हम आगे बताएंगे। क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं या प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो झीलों से ही उनको जल प्राप्त होता है। इसके अलावा वर्षा के समय झील बाढ़ को नियंत्रित करने का काम करते हैं। बरसात के समय में जब नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, तो काफ़ी जल झील में इकट्ठा होकर के जमा हो जाता है जिससे बाढ़ पर नियंत्रण होता है। इसके अलावा झीलों से जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो ये हो गए झीलों का इम्पोर्टेंस यानी महत्व। अब देखते हैं झील के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेक्स। तो झील भी कई प्रकार की होती हैं जिनमें कुछ प्रकार आपको बता रहे हैं। पहले तो वैसे भी जानिए झील मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक झील में देखते हैं कि कुछ झीलों में, यहाँ प्राकृतिक झील भी दो तरह के होते हैं। एक होता है, कुछ झील ऐसे होते हैं जहाँ पूरे वर्ष पानी भरा रहता है उन झीलों में, और कुछ झील ऐसे होते हैं जो गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है, कुछ झीलों का जल खारा होता है, यानी उनका पानी खारा होता है। जैसे आपको राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ एक झील मिलेगा, सांभर झील। सांभर झील के पानी से नमक बनाया जाता है। तो
कुछ झीलों का जल खारा होता है, लेकिन कुछ झीलें ऐसी भी होती हैं जिनका जल बहुत ही मीठा होता है। यानी जो पर्वतीय झीलें होती हैं, लेक्स होती हैं, पर्वतीय हिमानियों के द्वारा जो झीलों का निर्माण होता है, उनका जल मीठा होता है। उसके बाद जिन झीलों को पानी, आपको जैसा कि हमने बताया कि जिन झीलों को पानी नदियों के द्वारा, हिमानियों के द्वारा प्राप्त होता है, उनका जल मीठा होता है और वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, यानी भरा रहता है। जैसे कश्मीर में आप देखेंगे डल झील। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जिन झीलों लेक्स का निर्माण किया गया जाता है, उनका जल खारा होता है। उसके बाद बरसात के समय में नदियों द्वारा गोखुर तथा गोखुर झील का नाम आप लोग सुने होंगे। आपको बताया था कि जैसे नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है बाढ़ के समय, तो मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है तो उसका ढाल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका ढाल कम होता चला जाता है, और जब ढाल कम होता है तो नदी में मोड़ आ जाता है इस तरीके से। फिर आगे जाकर के नदी एक जगह मिल जाती है, तो इस तरीके से गाय के फूल जैसी आकृति बन जाती है, और इस आकृति को कहते हैं गोखुर झील। मतलब गाय के खुर जैसी आकृति, तो ये गोखुर झील हो जाता है। और इसके साथ साथ लैगून का निर्माण करती हैं। तो ये तो हो गया नेचुरल लेक्स। ह्यूमन लेक्स के विषय में बताते हैं। कुछ झीलें ऐसी भी हैं जो मानव के द्वारा निर्मित हैं या मानव के द्वारा बनाई गई हैं। इन झीलों के विषय में आपको बुक्स में मिलेगा, आप बुक्स में निकालिएगा कि मानव निर्मित झील, जैसे गोविंद सागर हो गया, हीराकुंड हो गया, राणा प्रताप, ये झील मानव निर्मित झील होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को हमने नदियों के विषय में बताया, लेक्स के विषय में बताया। अब आपको हम बताते हैं कि नदियों का रोल क्या होता है, क्या महत्व होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है इकोनॉमी में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि नदियों का योगदान प्राचीन काल से ही मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये केवल आज के समय की बात नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही नदियों का मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। और यहाँ तक कि जितनी पूरे वर्ल्ड में जितनी सभ्यताएं डेवलप हुई, वो सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। और यही कारण है कि जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हुई वो नदी घाटी की सभ्यता के नाम से जानी गई। चाहे वो चीन की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा की सभ्यता हो, मतलब जितनी भी वर्ल्ड में सभ्यताएं डेवलप हुई, मानव जब सभ्यता के रास्ते पर बढ़ा, खेती का ज्ञान हुआ, तो वो नदियों के किनारे ही अपना निवास स्थान, वहीं अपना गांव बनाया, बसाया, घर बसाया, घर से गांव बसा। और वहीं से वही गांव आज वर्तमान समय में जो छोटे छोटे गांव थे, वो आज वर्तमान समय में बड़े बड़े शहरों के रूप में डेवलप होते चले गए। इसके अलावा नदियों से मछली प्राप्त होता है, यानी व्यवसाय, मछली व्यवसाय बहुत ही डेवलप होता है। और इसके अलावा नदियां परिवहन को बढ़ावा देती हैं, ट्रांसपोर्टेशन को, जल विद्युत उत्पादन में सहयोग देती हैं। तो इस तरीके से नदियों का हमारे जीवन में प्राचीन काल से लेकर के आज वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, महत्व रहा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी आवश्यकताओं ने नदियों को बिल्कुल प्रदूषित कर दिया है। तो नदियों के पॉल्यूशन के विषय में बताते हैं, प्रदूषण के विषय में, कि मानव अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नदियों को प्रदूषित करता जा रहा है।
लेकिन हम जानते हैं कि पानी के बिना हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं हो सकता जो बीत जाए, क्योंकि पानी का उपयोग हम सुबह से ले करके शाम को, रात को सोने के पहले तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पानी का उपयोग करते रहते हैं। चाहे वो भोजन बनाना हो, चाहे नहाना हो, चाहे कपड़ा धुलना हो, हर क्षेत्र में हमको पानी की जरूरत पड़ती है। तो अब मानव अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नदियों को प्रदूषित करता जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पानी के बिना हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं है जो बीत जाए, और हम पानी पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। यही कारण है कि हमें अपने ज़रूरतों के साथ पानी को बचाने का तरीका भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते। पानी का उपयोग दैनिक जीवन में होता है। अब आपको हम बताएंगे पानी का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो जैसा कि ये पॉइंट आपको हमने पहले बताया कि दैनिक जीवन में सुबह से लेकर के रात को सोने के पहले तक पानी का उपयोग किया हम लोग करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, उद्योगों में पानी का उपयोग किया जाता है। खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पानी का उपयोग किया जाता है। और इन्हीं सब ज़रूरतों के कारण हम नदी को प्रदूषित करते जा रहे हैं। और प्रदूषण अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने नदियों को इतना ज़्यादा प्रदूषित कर दिया कि आज नदी न रह करके एक नाले में परिवर्तित होती चली गई। अब जैसे मान लीजिए, कृषि से ले लीजिए, खेती के समय हम बहुत सारे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। बरसात के समय में वो जल बह करके नदियों में जा करके मिलता है, प्रदूषण को बढ़ाता है। उद्योगों से जितने भी इंडस्ट्रीज लगाए जाते हैं, अधिकांशतः इंडस्ट्रीज नदियों के किनारे ही लगाए गए हैं। वो जो कूड़ा कचरा निकल रहा है वो सब नदियों में जा रहा है। तो इसका रिजल्ट ये होता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इन सब का रिजल्ट ये होता है कि नदियों से ज़्यादा जल की निकासी होने से नदियों का आयतन घटता चला जाता है। और दूसरी तरफ उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। और यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित कर देता है। यानी नदियों की एक विशेषता होती है कि अपने आप को रिन्यूअल कर लेती हैं नदियाँ, मतलब अपने आप को स्वच्छ बनाती रहती हैं। लेकिन इंडस्ट्रियों से निकलने वाले कूड़े कचरे, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशक दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के परिणाम स्वरूप जो रिन्यूअल की क्रिया होती है नदियों की, वो क्षमता धीरे धीरे एकदम कम होती चली जा रही है। उदाहरण के लिए अब गंगा का एग्जाम्पल लेते हैं, तो गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर नगर क्षेत्र में फैले बड़े नगरों की गंदगी को छोटा करके समाहित कर सकता है। लेकिन निरंतर बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक योजनाएं भी लागू की गई, और जिसमें सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP और मोदी जी की, आपको मालूम होगा, एक ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे है। और प्रदूषित जल का पुनः चक्रण, वनारोपण, खेतों की मेड़बंदी तथा वैधानिक उपाय जागरूकता के द्वारा भी नदी के प्रदूषण को रोका जा सकता है। यानी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमको भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, खेतों की मेड़बंदी करनी चाहिए, कम से कम प्रयास किया जाए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग
और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके बचा जाए। तो इस तरीके से चैप्टर आपका समाप्त होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा का उद्गम कहाँ से है, यानी नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है। दूसरा है, वुलर झील किस राज्य में स्थित है। तीसरा है, किन्हीं 3 प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों के नाम आपको लिखना है। चौथा है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में कोई 3 अंतर बताना है आपको। पांचवा है, झीलों के महत्व आपको बताना है। और छठवां है, सबसे विशाल नदी द्रोणी किस नदी का है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कॉपी में भी लिखना है और सैटरडे को आपको कमेंट्स में लिख के दिखाना है। धन्यवाद।